राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आज मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया है ना। केमिस्ट्री सर रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो शब्द है केमिस्ट्री, इस शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कीमिया। क्या नाम है? कीमिया। इस कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। दरअसल इस कीमिया का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। केमिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा गया है? लेवोसियर। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने को याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। अब सर विज्ञान का विज्ञान क्यों कहते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस के अंदर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो यदि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँ और उसमें मैं आपको एक रोग के बारे में पढ़ाऊँ कि यार एक रोग होता है घेंगा रोग, गलगंड रोग। उस रोग में क्या होता है कि गला फूल जाता है। अब ये जो रोग होता है आयोडीन तत्व की कमी से होता है। अब आयोडीन तत्व और जहाँ एलिमेंट की बात आ जाती है वहाँ रासायनिक विज्ञान खुद ब खुद आ जाती है। यदि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ और फिजिक्स में आपको मैं नाभिकीय विखंडन अवक्रिया पढ़ाऊँ, और यदि मैं आपको नाभिकीय विखंडन अवक्रिया पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं यूरेनियम तत्व के बारे में पढ़ाऊँगा। और जब यूरेनियम तत्व और जहाँ तत्व का नाम आ जाता है वहाँ खुद ब खुद रासायनिक विज्ञान आ जाती है। इसलिए रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। बात आई समझ में? अब सर रसायन विज्ञान होती क्या है? रसायन विज्ञान देखो, पदार्थों का अंतर संबंध। क्या? पदार्थों का अंतर संबंध क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब सर पदार्थों का अंतर संबंध, पदार्थ क्या होते हैं? तो हमारा टॉपिक भी यही है नेक्स्ट, पदार्थ क्या होते हैं। देखो, पदार्थ बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्थान घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए, टेबल, कुर्सी, पंखा, कूलर, है ना। ये चीज़ें देखेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ इनका वजन होगा, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती होंगी। मतलब कि ये सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। अच्छा, मानव खुद एक पदार्थ है ना। किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ वजन होता है, वैसे 60, 70, 80 किलो जितना के भी होगा। और वह जब बैठता है तो कुर्सी गिरता है, सोता है तो बेड गिरता है, यानी कि मानव भी एक पदार्थ है। बात आई समझ में? अच्छा, जब पदार्थ की बात करते हैं तो इस पदार्थ को और ज़्यादा समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है फिजिकल डिवीज़न और एक है केमिकल डिवीज़न। यानी एक है भौतिक आधार पर और एक है केमिकल आधार पर, यानी कि रासायनिक आधार पर। फिजिकल आधार पर, भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं उनको पढ़ा जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है ठोस, सॉलिड, एक है द्रव जिसको बोलते हैं लिक्विड, और एक है गैस जिसको बोलते हैं ना। इसके अलावा दो और अवस्थाएं होती हैं, एक है प्लाज्मा, नंबर 4 नहीं है, और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। ये फिजिकल डिवीज़न में पढ़ते हैं। अब फिजिकल डिवीज़न देखो होता क्या है, जब हम पदार्थ को छूकर, स्पर्श करके, उसको देख करके हम बता सकेंगे ये पदार्थ किस अवस्था में है, तो फिजिकल डिवीज़न उसी के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। बात आई समझ में? केमिकल आधार पर, रासायनिक आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, और तीसरा है मिश्रण। कौन सा है? मिश्रण। बात आई समझ में? आज मैं आपको इस लेक्चर में केवल फिजिकल डिवीज़न, भौतिक आधार पर ही जो पदार्थ है उसको समझाऊंगा। देखो दोस्तों, अपन 3 जो इस अवस्थाएं हैं इसकी, ठोस, द्रव, गैस, इनको हम आसानी से जानते हैं, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसको समझने का पानी का। पानी यदि बर्फ़ के रूप में है तो वह सॉलिड है, यानी कि ठोस है। यदि वह लिक्विड फॉर्म में है यानी कि पानी है, यानी द्रव अवस्था में। और यदि वह उसको गर्म करके जलवाष्प यानी भाप बना के उड़ा दिया है तो फिर वो गैस अवस्था में। बात आई समझ में? अच्छा, इनको और यदि डेफिनेशन के आधार पर यदि इनको और डिस्क्राइब करूँ तो ठोस क्या होता है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार निश्चित होता है
और जिसका आयतन निश्चित होता है, ये दोनों चीज़ें जिसकी निश्चित होती हैं, डिफाइन होती हैं, वो सॉलिड होती हैं। अब आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए, वही लोहा है, तांबा है ना, और बर्फ़ है। कोई भी ठोस चीज़ जैसे मटका हुआ है ना, कोई भी ठोस चीज़ जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, क्या कहलाती है? ठोस पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? ठोस होती है। एक होती है द्रव। द्रव में क्या होता है सर? आकार उसका निश्चित होता है, आकार उसका फिक्स नहीं होता, लेकिन आयतन उसका फिक्स होता है ना। आप द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वह उसी बर्तन का रूप ले लेता है। यदि आप उसको बोतल में डालेंगे तो वह बोतल का रूप ले लेगा, यदि आप उसे किसी कटोरे में डालेंगे तो वह कटोरे का रूप ले लेगा। यानी कि इट मीन्स, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जनाब कि आयतन फिक्स रहता है, नहीं आयतन फिक्स रहता है लेकिन आकार उसका अनिश्चित रहता है। बात आई समझ में? एक है गैस के आधा, है ना। गैस क्या होता है? जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही जिसका आयतन निश्चित होता है। बात आई समझ में? क्या गैस होती है? गैस ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ये सारी क्या हैं? गैस हैं। अब ये तो हैं बेसिक, आकार और आयतन के आधार पर अपन ने डिस्क्राइब कर दिया, ठोस ये होता है, द्रव ये होता है, गैस ये होता है। इसके अलावा भी बहुत से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, कुछ विशेषताएं जिस आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीनों को डिफाइन किया जाता है। पहला है सर घनत्व। घनत्व, डेंसिटी। अच्छा, घनत्व क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्रफल है, उसमें पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की संख्या, वो क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। अब ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है। ठोस में यदि एक निश्चित क्षेत्रफल है तो उसमें पार्टिकलों की संख्या ज़्यादा होती है। द्रव में उससे कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। तो यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो हम घनत्व के आधार पर भी तीनों अवस्थाओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर दूसरे पे होगा, एक हो गया आपका एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या होता है? आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल, एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स। इसके आधार पर भी हम ठोस, द्रव, गैस इन तीनों अवस्थाओं को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो सर, जैसा कि पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकलों को परमाणु कहते हैं। बात आई समझ में? अब जब दो परमाणुओं के बीच आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स। बात आई समझ में, है ना। तो सॉलिड में ये एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। बात आई समझ में? नंबर 3 पर हाथ प्रसार लगाए। अगला आता है प्रसार। प्रसार बोले थे एक्सपेंशन, है ना। अब इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रसार किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रसार गैस का होता है, उसके बाद उससे कम लिक्विड का होता है और सबसे कम सॉलिड का होता है, यानी ठोस का। तो प्रसार के आधार पर भी हम तीनों अवस्थाओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंटर एटॉमिक स्पेस, अंतर आणविक स्थान। इसके आधार पर भी हम तीनों अवस्थाओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो दोस्तों, जब दो पदार्थ होते हैं, दोनों पदार्थों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। बात आई समझ में, है ना। अब जैसे कि सॉलिड हुआ, है ना, तो ठोस में दो परमाणुओं के बीच स्थान होता है वो बहुत कम होता है, सबसे कम इसमें, उससे ज़्यादा थोड़ा लिक्विड में होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो आकार और आयतन के अलावा हम लोग घनत्व, एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स, प्रसार हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस, इनके आधार पर भी हम ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक अगला पॉइंट है, इसका अगली अवस्था है प्लाज्मा। देखो दोस्तों, जब आप बर्फ़ को तापमान देते हो, उसको गर्म करते हो, तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जब आप द्रव को तापमान देंगे, उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो जल वाष्प बनेगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अब आप गैस को और ज़्यादा गर्म कीजिए, यानी जल वाष्प को और ज़्यादा गर्म करेंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि पदार्थ एक नई अवस्था क्रिएट कर देता है, एक नई अवस्था के रूप में बन के आता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसकी जो मतलब पार्टिकल होते हैं वो आयनित हो जाते हैं, इसलिए ऊर्जावान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उच्च तापमान देने के कारण ये आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाने के कारण इनमें क्या है कि उच्च ऊर्जा आ जाती है, इसलिए प्लाज्मा एक अलग स्टेट निकल के आती है। अब जैसे कि हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। तारे होते क्या हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी ऊर्जा से
ऊर्जायमान होते हैं, जो अपनी एनर्जी से प्रकाशमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं। अब इन स्टारों में जो एनर्जी मिलती है ना, वो प्लाज्मा की फॉर्म में मिलती है। होता क्या है, देखो इनमें गैसें मिलती हैं, हीलियम हुई, हाइड्रोजन हुई, ये गैसें होती हैं। ये गैसें बहुत ज़्यादा डेंसिटी में पाई जाती हैं, घनत्व में पाई जाती हैं। अधिक घनत्व होने के कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाने के कारण ये जो गैसें हैं ये आयनित हो जाती हैं और प्लाज्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए जो एनर्जी होती है वो प्लाज्मा की फॉर्म में होती है। बात आई समझ में? अगला जो पॉइंट है इसका, वो है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगली जो अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें क्या होता है, ये जो एक नई अवस्था है, इसमें क्या होता है, यदि आप किसी पदार्थ को परम शून्य तापमान 273 डिग्री सेंटीग्रेड, परम शून्य तापमान तक यदि आप किसी पदार्थ को ठंडा करते हो, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि वह पदार्थ एक नई अवस्था क्रिएट कर देता है। अब ये जो नई अवस्था है, इसकी खोज की थी बोस साहब ने, है ना। वो साहब अपने इंडिया के थे, लेकिन क्या है कि उस समय यूरोप वालों की बकैती चलती थी, तो उनका महत्व ज़्यादा था। उनको लोगों को लगता था कि भाई अपन ही टैलेंटेड हैं और तो इस दुनिया में कोई है नहीं, तो इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने सोचा कि यदि मैंने इसको आगे बताया नहीं, इसको एक्सपोज नहीं किया, तो ये सिद्धांत यहीं दब जाएगा। तो इन्होंने इस सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से लिखकर आइंस्टीन के पास भेजा। आइंस्टीन ने इसको पढ़ा, है ना। उसके बाद इसको पब्लिश करवाया और पब्लिश इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इस सिद्धांत के नाम से इन्होंने पब्लिश करवाया। तो यानी कि ये एक अवस्था है, जब आप किसी पदार्थ को -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप ठंडा कर दो तो एक नई अवस्था निकल के आती है। तो ये जो हैं तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। उसके साथ एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इसकी 5वीं अवस्था है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।